आज की क्लास में हम संसद के कार्य संचालन से संबंधित कार्यवाहियों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन से संबंधित बिंदुओं को देखा था, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल पर चर्चा की थी। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होती है, राज्यसभा की कार्यवाही शून्यकाल से शुरू होती है और 11 बजे से कार्यवाही शुरू होने के बाद में 1 बजे तक दोनों की कार्यवाही चलती है और 1 बजे से 2 बजे तक के भोजन का अवकाश होता है। फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक संसद की कार्यवाही दोबारा चलती है। तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो भी कार्यवाही होती है लोकसभा में और राज्यसभा में, उन पर हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। तो आज हम चर्चा करेंगे 2 बजे से लेकर 6 बजे तक जो कार्यवाही होती है उस पर चर्चा करेंगे। 11 से 12 बजे और 12 से 1 बजे तक की कार्यवाही हमने देख ली थी। इसके बाद में भोजन अवकाश होता है और फिर आता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक की कार्यवाही। तो ये तो हमने पिछली क्लास में देख ली थी, जिसमें हमने प्रश्नकाल पर चर्चा की थी और शून्यकाल पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे यहां 2 बजे से लेकर और 6 बजे तक की कार्यवाही के बारे में। सदन में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक की कार्यवाही फिक्स होती है, जिसमें प्रश्नकाल होते हैं और शून्यकाल होता है। फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक की जो कार्यवाही होती है वो सदन में फिक्स नहीं होती है। इस अवधि में क्या क्या काम हो सकते हैं? किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है मंत्री के द्वारा भी, और जो गैर मंत्री हैं यानी निजी विधेयक भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बजट पर चर्चा की जा सकती है, कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है, कोई संकल्प लाया जा सकता है, किसी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जा सकती है ना। इस प्रकार की कार्यवाही 2 बजे से लेकर 6 बजे तक किए जाते हैं। तो ये कार्यवाही फिक्स नहीं होती है। यहाँ जो कार्यवाही चलती है वो लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति होती है, जिसको बीएससी बोलते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा लोकसभा के स्पीकर उसके अध्यक्ष होते हैं। और बीएससी की जो समिति है, कार्य मंत्रणा समिति है, वो लोकसभा अध्यक्ष को सदन के संचालन में सहायता देती है। तो ये याद रखें, सबसे सदन की जो महत्वपूर्ण समिति है सदन के संचालन से संबंधित, वो क्या है? कार्य मंत्रणा समिति या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और इस कमेटी के हमेशा अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ये यहाँ पर किस बात पर चर्चा होगी? कौन सा विधेयक कब प्रस्तुत किया जाएगा, कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, वो सब टाइम का निर्धारण किसकी सहायता से करता है? स्पीकर। इस कमेटी की सहायता से यहाँ जो कार्यवाही होती है कि कब चर्चा होने वाली है, कब नहीं होगी, किसको टाइम देना है, वो ये समिति निर्धारित करती है। तो आज हम इसी 2 बजे से लेकर 6 बजे तक की कार्यवाही पर चर्चा करेंगे। तो सदन का जो कार्यवाही शुरू होती है वो प्रश्नकाल से होती है, राज्यसभा में शून्यकाल से होती है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा सदन की कार्यवाही के संचालन के अनेक माध्यम और हैं। संसद का कोई भी सदस्य अपने विचारों को व्यक्त करेगा सदन में या अपनी इच्छाओं को प्रकट करेगा, तो वो किसके माध्यम से करेगा? वो प्रस्तावों के माध्यम से कर सकता है। जैसे कोई विधेयक ला सकता है, विधेयक का प्रस्ताव हो सकता है, बजट का प्रस्ताव हो सकता है, जो हमेशा मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। और सदन भी अपने मत और निर्णय किसके माध्यम से देता है? प्रस्ताव और संकल्प के माध्यम से देता है। यानी संसद के जो सदस्य होते हैं वो अपने विचार और अपनी इच्छाओं को प्रस्तावों के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। यानी प्रस्ताव संसद की कार्यवाही को चलाने के माध्यम हैं। और इसी प्रकार जो सदन होता है, सदन भी कई बार किसी बात पर निर्णय देता है, कोई मत देता है, तो वो भी प्रस्ताव और संकल्पों के माध्यम से ही अपने मत और निर्णय देता है। तो कहने का मतलब है सदस्य
अपने विचार कैसे प्रकट करेंगे? प्रस्ताव के माध्यम से। सदस्य अपनी इच्छाओं को कैसे प्रकट करेंगे सदन में? प्रस्तावों के माध्यम से। और जो सदन खुद होता है वो कोई निर्णय देता है तो किसके माध्यम से? किसी प्रस्ताव या संकल्प के माध्यम से देगा। और सदन अपने मत देता है कोई किसी बात पर तो वो भी किसके माध्यम से देगा? प्रस्ताव और संकल्प के माध्यम से देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सदन के संचालन का जो दूसरा तरीका है प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा, वो क्या है? विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से सदन का संचालन किया जाता है। तो आइए देखते हैं सदन में कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, कौन कौन से संकल्प आते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रस्ताव और संकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे जो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक की कार्यवाही में संपन्न किए जाते हैं। और कौन सा संकल्प कब आएगा, कौन सा प्रस्ताव कब आएगा, ये कौन निर्धारित करता है? स्पीकर इस कमेटी के माध्यम से निर्धारित करता है। ये कमेटी टाइम निर्धारित करती है। स्पीकर इस कमेटी की सहायता से सारी चीजों का समय सदन में निर्धारित करता है। इससे पहले अपन देखते हैं प्रस्ताव क्या होता है और संकल्प क्या होता है, क्योंकि दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है। प्रस्ताव को मोशन बोलते हैं और संकल्प को रिजोल्यूशन बोलते हैं। ये दोनों ही संसद की कार्यवाही के संचालन के तरीके हैं। प्रस्ताव किसको बोलेंगे? जैसे कोई कानून बनाने का विधेयक आता है उसको प्रस्ताव बोलते हैं, उसको विधायी प्रस्ताव बोलते हैं। और बजट के भी प्रस्ताव होते हैं, किसी को हटाने का भी प्रस्ताव हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्ताव के माध्यम से सदन अपना मत प्रस्तुत करता है। प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव के माध्यम से सदन अपना मत प्रस्तुत करता है, या फिर सदस्य अपने विचार रखते हैं, या फिर सदस्य अपने विचार और इच्छाओं को प्रकट करते हैं। अपने विचार और इच्छाओं को प्रकट करते हैं, इच्छाओं को प्रकट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रस्ताव बोलते हैं। संसद का कोई सदस्य जब अपनी बात रखता है तो प्रस्ताव के माध्यम से रखता है। अपनी कोई इच्छा प्रकट करता है तो प्रस्ताव के माध्यम से ही इच्छा प्रकट करता है। तो प्रस्ताव क्या हो गया? सदन कोई मत प्रस्तुत करेगा उसको प्रस्ताव बोलेंगे। सदस्य के द्वारा कोई विचार प्रकट किया जाएगा, कोई इच्छा प्रकट की जाएगी, उसको प्रस्ताव बोलेंगे। जैसे कोई सांसद है, मान लीजिए कोई कानून बनाना चाहता है तो वो क्या हो गया? वो जो ड्राफ्ट लेके आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रस्ताव बोलेंगे। ठीक है। मंत्री भी कोई अपनी विचार और इच्छा प्रकट करेगा, वो भी प्रस्ताव के माध्यम से प्रकट करेगा। मंत्री कोई कानून बनाना चाहता है तो वो भी प्रस्ताव लेके आएगा। ठीक है। तो ये हो गया प्रस्ताव। और संकल्प क्या होता है? जब प्रस्ताव पर मतदान होता है तो वो प्रस्ताव क्या बन जाता है? संकल्प बन जाता है। जिस प्रस्ताव पर मतदान होता है तो वो संकल्प बन जाता है। जिस प्रस्ताव पर मतदान होता है तो वह संकल्प बन जाता है। अगर मान लीजिए किसी प्रस्ताव पर सिर्फ चर्चा ही हो रही है, मतदान नहीं हो रहा है, तो वो क्या रहेगा? प्रस्ताव रहेगा। संकल्प पर हमेशा मतदान होना जरूरी है। मान लीजिए कोई सांसद प्रस्ताव लेके आया जिस पर क्या हो रही है? सिर्फ चर्चा ही हो रही है, तो वो संकल्प नहीं कहलाता है। और जब प्रस्ताव पर चर्चा के बाद में मतदान भी हो रहा है तो वो प्रस्ताव क्या बन जाएगा? वो प्रस्ताव संकल्प बन जाएगा। कब? जब प्रस्ताव पर क्या होगा? मतदान होगा, तब वो प्रस्ताव संकल्प बन जाएगा। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव आया, उस पर चर्चा ही हो रही, आगे मतदान नहीं हुआ तो वो प्रस्ताव ही रह गया। और चर्चा के उपरांत उस पर अगर मतदान हो गया तो वो प्रस्ताव क्या बन गया? संकल्प बन जाता है। ठीक है। जैसे सदस्य कोई कानून बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो वो विधायी प्रस्ताव है, उस पर चर्चा हो रही है, ठीक है, मतदान नहीं हो रहा तो वो सिर्फ प्रस्ताव ही रहेगा। और जिस दिन मतदान हो जाएगा
वो प्रस्ताव क्या बन जाएगा, संकल्प बन जाता है। तो प्रस्ताव और संकल्प सदस्यों की इच्छा और विचारों को प्रकट करते हैं, सदन के मत और निर्णय को प्रकट करने के माध्यम है, सदन की कार्यवाही को संचालित करने के माध्यम होते हैं। इससे पहले हमने नोटिस की बात की थी, तो नोटिस के माध्यम से सदस्य सदन को या स्पीकर को सूचित करता है कि मैं अपने विचार प्रकट करूंगा, और जिसके माध्यम से विचार प्रकट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रस्ताव बोलते हैं। जिस प्रस्ताव पर मतदान हो जाता है वो प्रस्ताव संकल्प बन जाता है। तो आइए देखते हैं सदन की संचालन में कौन कौन से प्रस्ताव काम में लिए जाते हैं। तो कई प्रकार के प्रस्ताव हैं, जैसे धन्यवाद प्रस्ताव है जिसको मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं, और दूसरा प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिसको कॉलिंग अटेंशन मोशन बोलते हैं, ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव है जिसको एडजॉर्नमेंट मोशन बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव। सेंसर निंदा प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन इसको बोलते हैं। फिर अविश्वास प्रस्ताव होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और हम चर्चा करेंगे विश्वास प्रस्ताव पर जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन। और एक प्रस्ताव और आता है जिसको विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव बोलते हैं। तो इन सभी प्रस्तावों पर हम चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव की। आप जानते हो संसद की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है। राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण कब शुरू करता है, जब या तो लोकसभा के चुनाव होते हैं और नई लोकसभा का जब गठन होता है, तो उसके उपरांत दोनों सदनों को एक साथ समवेत वो अभिभाषण करता है, या फिर प्रत्येक वर्ष में जो प्रथम सत्र होता है, और आप जानते हो प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र बजट सत्र होता है, तो बजट सत्र प्रारंभ होने के पहले दिन वो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ समवेत संबोधित करता है, जिसको क्या बोलते हैं, विशेष अभिभाषण बोलते हैं। और विशेष अभिभाषण के प्रावधान आप जानते हो अनुच्छेद 87 में दिए हुए हैं, जिस पर हमने पीछे चर्चा की थी। तो विशेष अभिभाषण के माध्यम से संसद की कार्यवाही की शुरुआत होती है। और विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति कौन से मुद्दे संसद के समक्ष रखता है, वो सरकार के कोई भावी कार्यक्रम, सरकार की कोई नीतियां या सरकार का कोई भावी जो रोड मैप होता है उसको सदस्यों के सामने रखता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में सदस्यों के द्वारा उसका धन्यवाद किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं, थैंक्स ऑफ मोशन बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण करने के बाद में 3-4 दिन दोनों सदनों में अलग अलग राष्ट्रपति अभिभाषण तो करेगा एक साथ समवेत होने पर, और उसके बाद में दोनों सदन अलग अलग बैठक करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे 3 से 4 दिन तक, और चर्चा के उपरांत प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं, और प्रधानमंत्री की जवाब देने के बाद में और उसके बाद में वोटिंग होती है। चर्चा के दौरान जो विपक्ष के सदस्य होते हैं वो सरकार की नीतियों की, सरकार के प्रशासन की आलोचना करते हैं, और आलोचना करने के बाद में प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, वोटिंग होती है। और जब वोटिंग में प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं। अगर धन्यवाद प्रस्ताव के विपक्ष में वोटिंग पड़ती है तो सरकार को फिर अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि धन्यवाद प्रस्ताव के विपक्ष में वोटिंग पड़ती है, धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है, फिर उसको बाद में वो विश्वास प्रस्ताव ला सकती है या फिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो ये तो हो गया धन्यवाद प्रस्ताव, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में सदन के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित करवाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है उसके ऊपर लाया जाता है विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण कब होता है, दोनों सदनों के समवेत बैठक में, दोनों सदनों की समवेत होने पर, यानी टुगेदर असेंबल। समवेत को क्या बोलते हैं, टुगेदर असेंबल।
यहाँ पे ध्यान रखना संयुक्त बैठक नहीं है, क्या नाम दिया गया? टुगेदर असेंबल, एक साथ समवेत। ठीक है, ये अभिभाषण होता है। उसके बाद में क्या होता है? इस पर अभिभाषण पर चर्चा होती है। चर्चा के दौरान विपक्ष क्या करता है? विपक्ष सरकार की आलोचना करता है। और उसके बाद में लास्ट में क्या होता है? प्रधानमंत्री इस चर्चा पर अपना जवाब प्रस्तुत करते हैं। और जवाब के बाद में क्या होता है? मतदान होता है, जिसको क्या बोलते हैं? थैंक्स ऑफ मोशन बोलते हैं। और मतदान में अगर सरकार पराजित हो जाती है तो सरकार के विरुद्ध बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये तो हो गया धन्यवाद प्रस्ताव, जो किस पर दिया जाता है? विशेष अभिभाषण पर दिया जाता है। उसके बाद में आता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? कॉलिंग अटेंशन मोशन। क्या बोला जाता है? कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो पहली बात तो यह कि ध्यान किसका आकर्षित किया जाएगा? ध्यान किसका आकर्षित करते हैं इसमें? ध्यान आकर्षित किया जाएगा मंत्री का। और ध्यान को कौन आकर्षित करेगा? ध्यान को कौन आकर्षित करेगा? सांसद करेगा। और तीसरी बात है, क्यों करेगा ध्यान को आकर्षित? भाई कोई लोक महत्व का विषय हो, लोक महत्व, या कोई सार्वजनिक महत्व का विषय हो, सार्वजनिक महत्व का कोई विषय हो, या कोई तात्कालिक महत्व का विषय हो, तात्कालिक महत्व का विषय हो, तब सांसद के द्वारा, जो एक संसद का सदस्य है, लोकसभा का हो, उसके द्वारा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ये सिर्फ किस में आता है? लोकसभा में आता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। राज्यसभा में ऐसा जो प्रस्ताव आता है उसको पत्र प्रस्ताव कहते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यसभा में इस प्रकार का प्रस्ताव आता है उसको पत्र प्रस्ताव बोलते हैं। मोशन ऑफ पेपर, राज्यसभा में इसका क्या नाम हो जाएगा? मोशन ऑफ पेपर, पत्र प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रह जाएगी। ये प्रस्ताव कहाँ आता है? सिर्फ लोकसभा में आता है, और राज्यसभा में इसको क्या बोलते हैं? पत्र प्रस्ताव बोलते हैं। ये बात तो होगी। अब सवाल है कि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे कौन करेगा? संसद का सदस्य करेगा। और संसद का सदस्य मतलब लोकसभा का सदस्य करेगा। और क्यों करेगा? कोई लोक महत्व का विषय हो, सार्वजनिक महत्व का विषय हो, या तात्कालिक महत्व का कोई विषय होता है, तो उस पर सरकार में यानी जो मंत्री है उसका ध्यान आकर्षित किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि लोक महत्व का विषय क्या है? भाई जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, तो ये मुद्दा ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव का मुद्दा बन सकता है। और सरकार ने नोटबंदी की है, और नोटबंदी के कारण जनता को परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी से मंत्री का, उस परेशानी की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया जाएगा कि देखिए वहां पे लोग परेशान हो रहे हैं, आप कोई इस पर स्टेप लीजिए या उनका कोई समाधान ढूंढिए। तो ये लोक महत्व का विषय हो गया। और नोटबंदी जैसी जो स्थिति आती है वो तात्कालिक महत्व का विषय हो गया। चीन ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया, तात्कालिक महत्व का विषय हो गया। कहीं रेल दुर्घटना हो गई, तात्कालिक महत्व का विषय हो गया। राजस्थान जैसे राज्यों में गर्मियों में पानी का संकट रहता है, कई अन्य राज्यों में भी पानी का संकट रहता है, तो इस प्रकार के जो विषय हैं वो लोक महत्व के विषय हो गए। ऐसे विषय जो पूरे देश के लोगों के लिए महत्व रखते हों, लोक महत्व के विषय हो जाते हैं। तो इन विषयों पर चर्चा करने के लिए मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है। और कौन करवाता है? लोकसभा का सदस्य करवाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलिंग अटेंशन, यानी मंत्री का उस समस्या की तरफ ध्यान को आकर्षित करवाया जाता है। और ये भारत में कब से शुरुआत मानी जाती है? इसकी 1954 से इसकी शुरुआत भारत में मानी जाती है। और शून्यकाल का तो हमने जैसे कहा था कि लोकसभा की प्रक्रिया और नियमों में कहीं कोई जिक्र नहीं आता है, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जिक्र लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य नियमों में
आता है वहां इसका प्रावधान किया हुआ है। इनका जो प्रस्ताव होते हैं सारे, इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। इन सभी प्रस्तावों का उल्लेख कहाँ है? लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में दिया हुआ है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में इनका उल्लेख दिया हुआ है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में सिर्फ जो विश्वास प्रस्ताव है इसका उल्लेख लोकसभा के कार्य एवं प्रक्रिया नियमों में नहीं दिया हुआ है और किसी का भी उल्लेख संविधान में नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा के प्रक्रिया नियमों में दिया हुआ है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वहां पे दिया हुआ है, स्थगन प्रस्ताव वहां पे दिया हुआ है, निंदा प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, अल्पकालिक चर्चा का प्रस्ताव यहाँ पे दिया हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव का नियम भी लोकसभा की प्रक्रिया एवं नियमों में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें संविधान में कहीं भी नहीं है। फिर बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव की। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अगर मंत्री का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, मंत्री उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव लाए जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव का जैसे नाम से स्पष्ट है, स्थगन कर देना। स्थगन किसका कर देंगे? लोकसभा में जो कार्यवाही चल रही है ना उसका स्थगन कर देंगे। तो लोकसभा में कार्यवाही के स्थगन करने का मतलब है लोकसभा में जैसे मान लीजिए किसी विधेयक पर चर्चा चल रही है और विधेयक पर चर्चा को क्या करेंगे? रोक देंगे। मान लीजिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा हो रही है, ठीक है, और इसी समय मान लीजिए देश में कहीं सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं, जैसे गोधरा में 2002 में दंगा हुआ था, तो संसद की जो सामान्य कार्यवाही थी उसको रोक दिया गया और जो तात्कालिक महत्व का जो विषय था, गोधरा कांड हुआ था, गोधरा में जो दंगे हुए थे उन पर चर्चा आरंभ की गई। तो स्थगन प्रस्ताव का मतलब है जो सामान्य कार्यवाही चलती है उस सामान्य कार्यवाही को तो रोक देते हैं। जैसे किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विधेयक पर चर्चा को क्या कर देंगे? रोक देंगे। तो स्थगन प्रस्ताव में क्या करते हैं? सामान्य कार्यवाही को बीच में रोक देते हैं। सामान्य कार्यवाही को तो रोक देंगे और जो कोई महत्वपूर्ण विषय देश में उठा है उस विषय पर फिर चर्चा आरंभ की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया गोधरा में 2002 में जब दंगे हुए थे तो सदन में स्थगन प्रस्ताव आया था। तो सदन में जो नियमित कार्यवाही चल रही थी उसको तो रोक दिया गया और जो गंभीर विषय सरकार के सामने उत्पन्न हुआ उस पर चर्चा आरंभ होती है। जो भी नया विषय आता है, जो तात्कालिक महत्व का विषय हो सकता है या सरकार के सामने कोई गंभीर विषय उत्पन्न हो जाता है, इस पर फिर चर्चा आरंभ होती है। तो कहने का मतलब है कि इसको स्थगन प्रस्ताव क्यों कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव इसलिए कहते हैं कि जो कार्यवाही चल रही है उसको क्या कर देंगे? रोक देंगे और जो तात्कालिक महत्व का विषय है उस पर चर्चा आरंभ कर दी जाती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि इसमें कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है? भाई स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। अकेला सांसद या 5 सांसद इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं ला सकते। अगर कोई सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव ला रहा है तो उसको 50 अन्य सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है, तभी लोकसभा का स्पीकर इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। तो पहली बात आपके समझ में आ गई कि कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इस प्रकार का प्रस्ताव उठाने के लिए 50 सदस्यों का। सामान्य कार्यवाही रोक दी जाती है और जो तात्कालिक महत्व का कोई विषय आया है उस पर चर्चा आरंभ की जाती है। स्थगन प्रस्ताव पर मान लीजिए चर्चा होती है और चर्चा के बाद में क्या होता है? मतदान होता है। चर्चा के बाद में क्या होता है? मतदान होता है और मतदान में अगर सरकार के विरुद्ध ये स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार की इसमें निंदा मानी जाती है। सरकार की कार्यशैली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है और स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस सरकार को मुश्किल में डालने वाला होता है और उसके बाद में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर मतदान में स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को ये असहज करने वाली स्थिति
हो जाती है और सरकार के विरुद्ध बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाए अगर सरकार के विरुद्ध, तो सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। बाद में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ही सरकार को हटाया जा सकता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं आता है। कौन से सदन में आता है स्थगन प्रस्ताव? सिर्फ लोकसभा में ही आता है। स्थगन प्रस्ताव कहाँ आता है? सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नहीं आता है। तो ये स्थगन प्रस्ताव हो गया। उसके बाद में आता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव का मतलब है, जैसे नाम से स्पष्ट है, सरकार की निंदा की जाती है। सरकार के किसी मंत्री की निंदा करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है और इसमें मंत्री परिषद की भी निंदा की जा सकती है या किसी एक मंत्री की निंदा करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव भी हमेशा कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जा सकता है। और निंदा प्रस्ताव लाने के लिए कितने सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है? 50 सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है। और स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए तो कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है तो इसका कारण भी बताना पड़ेगा। निंदा प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक होता है। और निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? किसी मंत्री की निंदा करने के लिए। मंत्री की निंदा करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है या सरकार की आलोचना करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। सरकार की आलोचना या निंदा करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव का उल्लेख नियमों में कहीं नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या फिर मंत्री परिषद की आलोचना या निंदा करने के लिए लाया जाता है, जिसके माध्यम से पूरी सरकार की ही आलोचना की जाती है। सिर्फ कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है और इसमें कारण बताया जाता है कि हम इसलिए सरकार की या मंत्री परिषद की निंदा कर रहे हैं। निंदा प्रस्ताव कभी राज्यसभा में नहीं आता है। तो अब ध्यान से देखिए, दोनों जो स्थिति हैं ये सरकार को असहज करने वाली होती हैं। निंदा प्रस्ताव भी अगर पारित हो जाता है तो सरकार तो नहीं गिरती है, लेकिन बाद में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये दोनों जो प्रस्ताव होते हैं इनकी अनुमति स्पीकर होता है वो कभी नहीं देता है, क्योंकि स्पीकर लगभग सत्ता पक्ष का होता है। दोनों ही प्रस्ताव सरकार की स्थिति को थोड़ा अटपटा बना देते हैं अगर उनके विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। इसलिए स्पीकर के द्वारा इन प्रस्तावों की अनुमति नहीं देकर अल्पकालिक चर्चा करवाई जाती है। जब भी सदस्य स्थगन प्रस्ताव लेके आएंगे या जब भी सदस्य निंदा प्रस्ताव लेके आते हैं तो स्पीकर इनकी अनुमति नहीं देकर क्या करवा लेता है उनसे? उनको कहता है कि अल्पकालिक चर्चा करवाई जा सकती है, क्योंकि ये दोनों जो प्रस्ताव होते हैं वो सरकार की स्थिति को थोड़ा सा अटपटा बना देते हैं अगर उसके विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। और किसी मंत्री की अगर आलोचना हो जाती है तो वो सरकार के लिए ठीक नहीं मानी जाती। इसलिए स्पीकर इनकी बजाय अल्पकालिक चर्चा पर जोर देते हैं। और अल्पकालिक चर्चा में भी क्या होता है? अल्पकालिक का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, और इसको 2 घंटे की चर्चा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्पकालिक चर्चा को? 2 घंटे की चर्चा। अल्पकालिक चर्चा का दूसरा नाम क्या होता है? 2 घंटे की चर्चा होती है। अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से भी क्या किया जाता है? सार्वजनिक महत्व का विषय उठाया जा सकता है। सार्वजनिक महत्व का कोई विषय हो या तात्कालिक महत्व का कोई विषय हो, उनको अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से उठाया जाता है। अल्पकालिक चर्चा के अंतर्गत डिस्कशन कितनी देर तक होता है? 2 घंटे तक होता है। और अल्पकालिक चर्चा करने के लिए जो मुद्दा उठाता है उसको 2 अन्य सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है। अल्पकालिक चर्चा के लिए कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है? 2 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। अल्पकालिक चर्चा क्यों करवाई जाती है? क्योंकि स्पीकर इन दोनों प्रस्तावों की अनुमति नहीं देता है, इसलिए फिर वो अल्पकालिक चर्चा करवाने की बात कहता है। और अल्पकालिक चर्चा सप्ताह में 1 बार की जा सकती है। स्पीकर के द्वारा सप्ताह में
एक बार इसकी अनुमति दी जाती है। और अल्पकालिक चर्चा को दो नियमों के अंतर्गत करवाया जाता है। एक तो नियम 184 के माध्यम से करवाई जा सकती है और दूसरा नियम 193 के माध्यम से की जा सकती है। नियम 184 क्या है? लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम का क्रमांक 184 तो नियम 184 है, और 193 नंबर का जो नियम दिया गया उसको क्या बोलते हैं? नियम 193 बोलते हैं। अब इन दोनों में एक अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर ये होता है, जब अल्पकालिक चर्चा नियम 184 के अंतर्गत करवाते हैं तो पहले तो क्या होती है? चर्चा होती है, और चर्चा के उपरांत क्या होता है? इसमें मतदान होता है। लोकसभा में पहले चर्चा होती है, चर्चा के बाद में उस चर्चा पर मतदान होता है। नियम 193 के अंतर्गत क्या होता है? सिर्फ चर्चा ही होती है, मतदान नहीं होता है। सिर्फ क्या होती है? सिर्फ चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है, यानी मतदान नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्पकालिक चर्चा लोकसभा में करवाई जाती है तो सत्ता पक्ष का हमेशा ये प्रयास रहता है कि ये अल्पकालिक चर्चा नियम 193 के तहत करवाई जाए। क्यों? क्योंकि नियम 193 में सिर्फ चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। जबकि नियम 184 के अंतर्गत जब अल्पकालिक चर्चा करवाई जाती है तो उसमें पहले चर्चा होती है, फिर मतदान भी होता है। और दूसरी बात है, ये तात्कालिक महत्व है। सार्वजनिक महत्व क्या होता है? भाई कहीं हिंसा होती है, कहीं सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, रेल दुर्घटना हो जाती है, और कहीं कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर देता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है, नोटबंदी के कारण लोगों को समस्याएं हो रही हैं, या अन्य कोई घटना हो गई है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, वो घटनाएं क्या होती हैं? तात्कालिक या सार्वजनिक महत्व के विषय होते हैं, उन पर यह चर्चा करवाई जाती है। और सारे जो प्रस्ताव होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर की अनुमति के बाद में ही लाए जा सकते हैं। स्पीकर की अनुमति के बिना संसद में कोई कार्यवाही नहीं होती है, न कोई प्रस्ताव आता है, न कोई संकल्प आता है, तो उनकी अनुमति से सारे कार्य किए जाते हैं। और अल्पकालिक चर्चा भी सिर्फ कहाँ होती है? लोकसभा में ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रस्ताव होते हैं, सारे प्रस्ताव कहाँ आते हैं? सिर्फ लोकसभा में ही आते हैं। ये सारे प्रस्तावों पर चर्चा कहाँ होती है? लोकसभा में। भाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लोकसभा में आता है, स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में आता है, निंदा प्रस्ताव लोकसभा में आता है, अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही आता है, विश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही आता है। ये सारे प्रस्ताव कहाँ आते हैं? लोकसभा में ही आते हैं। और इस प्रकार के जो मुद्दे संसद में उठाए जाते हैं विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से, ये स्पीकर की अनुमति के माध्यम से ही उठाए जाते हैं। और स्पीकर किससे मंत्रणा करता है, किससे परामर्श करता है? जो कार्य मंत्रणा समिति है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वो डिसाइड करती है कि कब मुद्दा उठाया जाएगा, कब इस पर चर्चा होगी। ठीक है, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। इसके बाद में अगला जो प्रस्ताव है वो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख सीधे तौर पर तो संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 75 में अप्रत्यक्ष रूप से इसके आधार हमें प्राप्त होते हैं, जहां ये कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, वहां से हमें इसका आधार मिलता है। और अविश्वास प्रस्ताव का सीधे तौर पर उल्लेख दिया हुआ है लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 198 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो कौन से नियम में दिया गया? लोकसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया नियमों में 198 नंबर का जो नियम दिया हुआ है वहां पे अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान किए गए हैं। विश्वास प्रस्ताव के प्रावधान न तो संविधान में है, न लोकसभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों में दिए हुए हैं। विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहीं नहीं दिया हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव की, फिर बात करेंगे अपन विश्वास प्रस्ताव की। तो अविश्वास प्रस्ताव देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहाँ किया गया है? ये नियम 198 में किया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है?
कौन लाता है और पारित होता है तो सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। कोई अविश्वास प्रस्ताव कब स्वीकार किया जाएगा, जब 50 सांसद उसके समर्थन में होंगे, तब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, कारण बताना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव को एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। कितनी बार लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव को एक सत्र में एक बार लाया जा सकता है, एक सत्र में एक बार ही ला सकते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, पारित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार को या मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव संबंधी विभिन्न प्रावधान हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो विपक्ष लाता है, और विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पहले क्या होती है, इस पर चर्चा होती है। जब भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है तो सदन में उस पर क्या होती है, चर्चा होती है। चर्चा के बाद में क्या होता है, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, चर्चा के बाद में प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, और प्रधानमंत्री के जवाब देने के बाद में क्या होता है, मतदान होता है। और मतदान में अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग होती है तो फिर क्या होता है, सरकार को त्यागपत्र देना होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, मतदान में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग पड़ जाती है तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को जाना पड़ता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसके बाद में कोई नई सरकार का ही गठन होगा। और अविश्वास प्रस्ताव समूची मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा। किसके विरुद्ध लाया जाएगा, समूची मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, समूची मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। क्योंकि हमने आपको कहा कि अनुच्छेद 75 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए सामूहिक रूप से ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही आता है। कहाँ आता है, लोकसभा में ही आता है। राज्यसभा में कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। लोकसभा में क्यों आता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि अनुच्छेद 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव कभी भी राज्यसभा में नहीं आता, हमेशा अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा। ठीक है, और इसका आधार हमें संविधान में कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो हो गए अविश्वास प्रस्ताव संबंधी जो नियमों में प्रावधान दिए गए हैं वो, और एक सत्र में एक ही बार आएगा, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं कि भारत में अब तक कितने अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के कारण क्या कभी कोई सरकार भारत में गिरी है क्या, और अविश्वास प्रस्ताव, तो भारत में अब तक 28 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। भारत में कितने अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, 28 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। कुल कितने अविश्वास प्रस्ताव आ चुके, 28 आ गए। प्रथम किसके विरुद्ध आया था, प्रथम अविश्वास प्रस्ताव, प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध आया था, जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आया था। कब आया था, 1963 में आया था। कौन लाया था, JB कृपलानी के द्वारा लाया गया था। तो ये तो पहला अविश्वास प्रस्ताव है, ध्यान में रखें, कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। और
अब तक कितने आ गए? 28 आ गए। क्या किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है क्या? अभी तक तो भारत में पारित नहीं हुआ है। 1979 में जब मोरारजी देसाई के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था तो मोरारजी देसाई ने चर्चा के उपरांत इस्तीफा दे दिया था। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत उनको लगा कि भाई संसद में अपना बहुमत नहीं है, हमारे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया? चर्चा के बाद में इस्तीफा दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई तो अविश्वास प्रस्ताव पारित भी नहीं हुआ था। तो एक तो मोरारजी देसाई का मामला ये था। उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव आए तो थे लेकिन कभी पारित नहीं हुए। तो मोरारजी देसाई वाले केस में अविश्वास प्रस्ताव आया था तो बात चर्चा तक पहुंची थी, बाद में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए इस पर आगे मतदान नहीं हुआ, यहां तक कार्यवाही हुई थी। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। और सर्वाधिक बार किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए थे? सबसे अधिक बार इंदिरा गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए थे। इंदिरा गांधी के विरुद्ध 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आए थे। ठीक है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। आज तक भारत में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं विश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नियमों में दिया गया है, नियम 198 में इसके प्रावधान है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव के प्रावधान संविधान में कहीं नहीं दिए गए हैं। विश्वास प्रस्ताव के प्रावधान न तो संविधान में दिए गए हैं और न ही लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य नियमों में दिए हुए हैं। विश्वास प्रस्ताव भी कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। कौन लाता है? विश्वास प्रस्ताव को सरकार लाती है। विश्वास प्रस्ताव हमेशा कौन लाता है? सरकार या सत्ता पक्ष लाता है। विश्वास मत हमेशा गठबंधन सरकारों के दौर में लाया जाता है। जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो उस समय विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव लाने की आज्ञा कौन देता है? विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कौन कहता है? विश्वास प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति कहता है हमेशा। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि जो मंत्रिपरिषद बनी है उसके पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या देता है? निर्देश देता है। किसके लिए? कि भाई आप विश्वास प्रस्ताव लेके आइए। विश्वास प्रस्ताव का मतलब है जो मंत्रिपरिषद है वो सदन में अपना बहुमत सिद्ध करता है। विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद क्या करती है? सदन में अपना बहुमत सिद्ध करती है। सदन में बहुमत सिद्ध किया जाता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा में मंत्रिपरिषद अपना बहुमत सिद्ध करती है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार पर कोई संकट नहीं आता है, मंत्रिपरिषद अपना पद पर बने रहती है, उसको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। जब विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, विश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद अपने पद पे बनी रहती है। मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है। ठीक है, जब विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद अपने पद पे बनी रहती है। अब तक कितने विश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं भारत में? 12 आ चुके हैं। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव के कारण भारत में 3 बार मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ा है। आइए देखते हैं पहला विश्वास प्रस्ताव कब आया था। प्रथम विश्वास प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह के काल में आया था। चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में 1979 में आया था। आप जानते हो जब मोरारजी देसाई के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था तो मोरारजी देसाई ने चर्चा तो करवाई थी लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद में उस समय जो राष्ट्रपति थे उन्होंने चौधरी चरण सिंह को
प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया था और कहा कि भाई आप अपना विश्वास मत सदन में प्रस्तुत करें, क्योंकि राष्ट्रपति को लगा होगा कि चरण सिंह के पास बहुमत नहीं है। साधारणतः जब बहुमत होता है 272 से ज्यादा संख्या सांसदों की होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को विश्वास मत के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है। लेकिन जब संख्या कम होती है सांसदों की और गठबंधन की सरकार होती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल करने के लिए निर्देश देता है। तो पहली बार भारत में चरण सिंह को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किया गया था। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। चरण सिंह के द्वारा विश्वास मत पर चर्चा से पहले ही क्या कर दिया गया? इस्तीफा दे दिया। यानी चर्चा से पहले इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह ने विश्वास मत पर बिना चर्चा के अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। भाई जब कोई विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पहले क्या होती है? चर्चा होती है। चर्चा के बाद में क्या होता है? प्रधानमंत्री जवाब देता है और उसके बाद में क्या होती है? मतदान होता है। तो चरण सिंह ने क्या किया? चर्चा ही नहीं करवाई। चर्चा में संसद में वो गए ही नहीं, पहले ही उन्होंने राष्ट्रपति को जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। तो हम यूं नहीं कह सकते, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि चरण सिंह ने विश्वास मत हासिल नहीं किया था, क्योंकि इस बात को हम तब कहते जब वोटिंग होती। तो इनके कार्यकाल के दौरान विश्वास मत पर वोटिंग हुई नहीं, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि विश्वास मत ये हार गए, क्योंकि वोटिंग ही नहीं हुई तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आपको इसलिए समझनी आवश्यक है क्योंकि इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसकी सरकार विश्वास मत के कारण गिरी, किसकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी। तो ध्यान रखें, भारत में अब तक एक भी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण तो गिरी नहीं। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव चरण सिंह के विरुद्ध पहला आया था। चरण सिंह ने चर्चा से पहले इस्तीफा दे दिया, इसलिए विश्वास मत हासिल नहीं करने के कारण इनकी सरकार भी नहीं गिरी। इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। तो पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं आगे। एक और इसी प्रकार का केस आता है 1996 का। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी और ये सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भी राष्ट्रपति ने विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा था, क्योंकि चरण सिंह की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी, क्योंकि किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था। और जैसा कि मैंने कहा कि विश्वास मत हासिल करने के लिए कब कहा जाता है? जब गठबंधन की सरकार होती है। तो ये गठबंधन की सरकार थी, ये भी गठबंधन की सरकार थी। तो जब राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि वाजपेयी साहब आप अपना विश्वास मत हासिल कीजिए, तो इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने चर्चा करवाई और चर्चा के बाद में क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो इनका जो विश्वास मत था उस पर भी मतदान नहीं हुआ। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अटल बिहारी वाजपेयी की 1996 की सरकार विश्वास मत हासिल नहीं करने के कारण गिरी थी। इस बात को हम नहीं कह सकते, क्योंकि मतदान तो इसमें भी नहीं हुआ, मतदान इसमें भी नहीं हुआ। तो इन दोनों के बाद में 3 भारत में ऐसी सरकारें थी जो विश्वास मत हासिल नहीं करने के कारण गिर गई थी, जिसमें पहली थी वीपी सिंह की सरकार, दूसरी थी एचडी देवेगौड़ा की सरकार और तीसरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। भाई अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 1996 में बने थे, 13 दिन रहे थे। विश्वास मत हासिल करने के लिए चर्चा हुई, चर्चा के बाद में इस्तीफा दे दिया। फिर 1998 से 1999 में बने थे और फिर तीसरा कार्यकाल इनका था 1999 से 2004 तक। तो वाजपेयी का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें इन्होंने विश्वास मत हासिल नहीं किया था। और इससे पहले देवेगौड़ा भी विश्वास मत हार गए थे और इससे पहले वीपी सिंह भी 1990 में विश्वास मत हार गए थे। तो 3 ऐसी सरकारें थी जिन्होंने विश्वास मत हासिल नहीं किया था, उसके कारण सरकारें गिरी थी। तो आइए देखते हैं 3 कौन कौन सी सरकार थी जो विश्वास मत हार गई, विश्वास मत हार गई थी। तो पहली सरकार तो आती है वीपी सिंह की।
दूसरी सरकार आती है देवेगौड़ा की, HD देवेगौड़ा। और तीसरी सरकार आती है अटल बिहारी वाजपेयी की। इनकी सरकार गिरी थी 1990 में, देवेगौड़ा की सरकार गिरी थी 1997 में, इनकी गिरी थी अप्रैल 1999 में। ठीक है, ये तीन ऐसी सरकारें थी जो विश्वास मत हार गई थी। तो पहली जो सरकार गिरी थी विश्वास मत में हारने के कारण वो है वीपी सिंह की, और वीपी सिंह विश्वास मत हार गए, सदन में विश्वास अपना सिद्ध नहीं कर सके, बहुमत सिद्ध नहीं कर सके। इनके बाद में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और HD देवेगौड़ा 1997 में विश्वास मत हार गए थे। इनके बाद में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, और अटल बिहारी वाजपेयी अब 1 वोट से विश्वास मत हारे थे। 1 वोट से क्या हारे थे? विश्वास मत हारे थे। ठीक है, ये ऐतिहासिक विश्वास मत था जिसमें सिर्फ 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो ध्यान में रखना, ये तीनों सरकारें विश्वास मत हासिल नहीं करने के कारण गिरी हैं। इनका जो किस्सा है वो भी रोचक है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब विश्वास मत प्रस्तुत किया, उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे गिरधर गोमांग। तो वो लोकसभा के भी सदस्य थे, और उड़ीसा में उसमें चुनाव हुए थे, तो उनको उड़ीसा का मुख्यमंत्री भी बना दिया। लेकिन उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था, यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे, लोकसभा के सदस्य भी थे, और उड़ीसा के विधानसभा के सदस्य तब तक वो निर्वाचित नहीं हुए थे। कौन? गिरधर गोमांग। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से AIDMK जो जयललिता की पार्टी थी, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। तो राष्ट्रपति ने उनको कहा कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए। तो जब जिस दिन विश्वास मत हासिल करने का दिन आया था, विश्वास मत हासिल करने के दिन इस बात पर भी विवाद हुआ कि जो लोकसभा के सदस्य गिरधर गोमांग हैं, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका वोट नहीं दिलवाया जाए या दिलवाया जाए। इस बात को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी बहस हुई थी। बाद में जो लोकसभा के अध्यक्ष थे GMC बाल योगी, उन्होंने गिरधर गोमांग के ऊपर छोड़ दिया कि भाई गिरधर गोमांग जी, आप ही फैसला लीजिए अपने गुड सेंस से, अपनी अंतरात्मा से, कि आपको वोट डालना है या नहीं डालना है। क्योंकि गिरधर गोमांग उस समय तक क्या थे? लोकसभा के सदस्य थे। हालांकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो गिरधर गोमांग ने बाद में वाजपेयी के विरुद्ध वोट डाला था, और वाजपेयी 1 वोट से विश्वास मत हार गए थे। तो ये ऐतिहासिक विश्वास मत था जिसमें 1 वोट से भारत में सरकार गिरी थी। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि अभी तक भारत में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। 3 ही सरकारें गिरी हैं जो विश्वास मत हासिल नहीं होने के कारण गिरी हैं, विश्वास मत प्रस्ताव पारित नहीं होने के कारण गिरी हैं। क्योंकि सवाल इनके बारे में पूछा जाता है, हम कंफ्यूजन होते हैं, किताबों में भी कई बार उल्टा सीधा लिखा हुआ होता है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी, विश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी। तो आप इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद में आता है अपना वापिस, ये तो सारे प्रस्ताव हो गए। सारे प्रस्ताव कहाँ लाए जाते हैं? लोकसभा में ही लाए जाते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं, एक और प्रस्ताव रह गया था जिसको बोलते हैं विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। एक प्रस्ताव और कौन सा है? विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। पहली बात तो है कि विशेषाधिकार किसके पास हैं? विशेषाधिकार सांसदों के पास भी हैं, जो संसद के सदस्य हैं उनके पास हैं, और खुद संसद के पास हैं, यानी जो सदन है उसके पास भी क्या है? विशेष अधिकार। ठीक है। दूसरी बात है कि विशेषाधिकारों का हनन कौन कर सकता है? भाई इनके पास तो विशेष अधिकार है, लेकिन हनन कौन कर सकता है? हनन कौन कर सकता है? कोई मंत्री कर सकता है, या कोई सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। सांसद के पास और सदन के पास जो विशेष अधिकार है, इनका हनन कौन कर सकता है? कोई मंत्री कर सकता है या कोई सामान्य व्यक्ति
कर सकता है। मंत्री कब कर सकता है? जब मंत्री के पास कोई ऐसी सूचना हो जो संसद को नहीं देकर वो पहले बाहर मीडिया को दे दे, यानी किसी सूचना के बारे में संसद को सूचित नहीं करके वो संसद के बाहर किसी के सामने उसको प्रकट कर दे, तो मंत्री के द्वारा विशेष अधिकार, तो मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार के हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और व्यक्ति कब करता है? जब व्यक्ति सदन की गरिमा को चोट पहुंचाता है, सदन के बारे में व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा बोलता है जिससे सदन की गरिमा कम होती है, तो व्यक्ति के विरुद्ध भी विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव, किसी बाहरी व्यक्ति के विरुद्ध भी विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और मंत्री के द्वारा सूचना कब है? जब संसद का सत्र चल रहा हो। मंत्री कब विशेषाधिकारों का हनन करेगा? जब संसद का सत्र चल रहा हो, तब वो सूचना बाहर दे दे तो उसके विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं जिनके माध्यम से संसद में कार्यवाही की जाती है। और ये विशेषाधिकार और ये सारे प्रस्ताव संसद में कब लाए जाते हैं? ये 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में लाए जाते हैं। तो हमने प्रश्नकाल देख लिया, 11 से 12 की कार्यवाही देख ली, 12 से 1 की देख ली और 2 बजे से 6 बजे तक की कार्यवाही देख ली। तो ये संसद की कार्यवाही पूरे दिन की बैठक के अंतर्गत होती है।